पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको पाकिस्तान के कुछ ऐसे मौलाना टैंक से मिलवाएंगे जो आसिम मुनीर ने अटारी बॉर्डर पर उतारे हैं, जो गजवा हिंद नाम के फ्यूल से धमकियों के गोले बरसाते हैं और इनकी रेंज है जन्नत, क्योंकि ये मौलाना टैंक जंग को जन्नत जाने का शॉर्टकट बता रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान से पहलगाम के बदले वाली रणनीति और तेज हो गई है। आज पीएम मोदी साउथ ब्लॉक के दफ्तर पहुंचे और इससे पहले रक्षा सचिव से उन्होंने मुलाकात की, जबकि कल वायुसेना प्रमुख और शनिवार को नेवी चीफ से भी उनकी मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए आज एक और बुरी खबर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच फोन पर बात हुई, जिसमें पुतिन ने यह भरोसा दिया कि आतंकवाद की लड़ाई में रूस भारत के साथ है। पुतिन ने पहलगाम के दोषियों को सजा दिए जाने पर भी जोर दिया है। भारत पाकिस्तान को सिर्फ जंग में नहीं बल्कि हर फ्रंट पर मारने की तैयारी कर चुका है। इटली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष से मुलाकात की और आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करने की मांग की। आज राहुल गांधी से जुड़ी भी एक बड़ी खबर आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राहुल को ब्रिटिश नागरिक बताने वाले केस को बंद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राहुल की नागरिकता की रिपोर्ट केंद्र सरकार पेश नहीं कर पाई, इसीलिए इस याचिका को लंबित नहीं रखा जा सकता। आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंसा के 25 दिन बाद मुर्शिदाबाद गईं। सीएम ने हिंसा प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का ऐलान किया। साथ ही ये भी कहा कि मुर्शिदाबाद हिंसा पूरी तरह प्रायोजित थी और इसके पीछे साजिश है। एक बड़ी खबर यह भी है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब फिल्मों पर टैरिफ वाला हंटर चलाया है। ट्रंप ने विदेशों में बनने वाली फिल्मों के अमेरिका में रिलीज होने पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा, हॉलीवुड मर रहा है, इसे बचाना जरूरी है। सत्ता की शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ करते हैं। पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के बीच नागरिक सुरक्षा के लिए बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। गृह मंत्रालय ने सीमा से लगे कई राज्यों को मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए हैं। हवाई हमले की चेतावनी वाले सायरन के साथ साथ छात्रों और नागरिकों को खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले की स्थिति में खुद को बचाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट के बारे में बताया जाएगा। महत्वपूर्ण संयंत्रों को छिपाने की ड्रिल भी होगी। 1971 के युद्ध के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की मॉक ड्रिल की जा रही है। अब से कुछ देर पहले ही गृह मंत्रालय ने यह निर्देश जारी किए हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे जुड़े हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सुमित भी मौजूद हैं। आनंद, सबसे पहले तो ये कि ये अहम निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से आया है मॉक ड्रिल के लिए, और ये ऐसा 1971 के युद्ध के बाद पहली बार होगा कि देश में इस तरह से राज्यों को कहा जा रहा है। तो कौन कौन से राज्य हैं जहां के लिए खास तौर पर ये कहा गया कि ये ड्रिल की जाए और क्या कुछ कहा गया इसमें? बिल्कुल, गृह मंत्रालय ने लगभग सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 7 तारीख से ये मॉक ड्रिल कराई जाए और जाहिर तौर पर खासतौर से ऐसे राज्य जो पाकिस्तान से सटी हुई सीमा के साथ हैं, जैसे कि राजस्थान है, पश्चिम राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्य जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास है, ऐसे राज्यों को खासतौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि आप एयर रेड की अगर होता है पाकिस्तान की तरफ ऐसा किया जाता है भारत की किसी जवाबी कार्रवाई के जवाब में, तो ऐसे में नागरिकों को कैसे बचाया जाए। तो राज्यों को कहा गया कि आप सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग शुरू करिए। 7 तारीख से सिविल डिफेंस को ये भी ट्रेन करिए कि कैसे अगर कोई हवाई हमला होता है तो कैसे लोगों को बचाना, और इसमें छात्रों को भी ट्रेन किया जाए जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के साथ मिलकर ऐसे हालात में लोगों को इवैक्यूएट कर सके। राज्यों को ये भी कहा गया है कि आप एयर रेड की सिचुएशन में सायरन्स भी लगाइए। बड़े बड़े जो शहर है, ऐसे शहर जहाँ पे एयर रेड हो सकती है, ताकि अगर हवाई हमला होता है तो सायरन बजने लगे और लोग भागकर सुरक्षित जगहों पर जाके छिप सके। तो ऐसे में लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए कहा, साथ ही साथ उनको ट्रेन करने के लिए कहा। ये भी कहा गया है कि जो बड़े प्रतिष्ठान है, मसलन कि कोई बड़ा पावर स्टेशन है या फिर कोई बड़े प्रतिष्ठान है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है, तो ऐसे इनको कैमोफ्लेज किया जाए या फिर मतलब ये कि इनको ऐसे ढका जाए कि आप ऊपर आसमान से कोई हवाई जहाज है तो इनको देख ना पाए, उसको ऐसे कैमोफ्लेज करके उसको ढका जाए। और साथ ही साथ क्रैश ब्लैकआउट की ट्रेनिंग देने के लिए भी कहा जाए। आपने देखा हो कि पंजाब में कल ही ऐसे ट्रेनिंग दी गई थी, जब आप अचानक से आपको एक मैसेज आता है और पूरे शहर की या पूरे कस्बे की लाइट अचानक बंद कर दी जाती है। अगर लाइट जलती रहेगी तो ऊपर
ऊपर से आपको जो अगर कोई हवाई हमला होता है तो ऊपर से जो पायलट है उनको पता चलेगा, लाइट नीचे दिखेगी, तो उनको एक अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर नागरिक रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ एयर रेड हो सकती है या बम को ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि आप क्रैश ब्लैकआउट की ट्रेनिंग दीजिए कि एक बार मैसेज आए और एक साथ सभी जगह जो है लाइट्स स्विच ऑफ हो जाए, यानी कि पूरा अंधेरा हो जाए। तो तमाम ट्रेनिंग देने के लिए, जानकारी देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए गृह मंत्रालय राज्यों को निर्देश दिया है। ये अहम निर्देश है जो गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सिविल डिफेंस में लोगों को ये जानकारी भी देना, उनको तैयार भी करना बहुत ज़रूरी हिस्सा है इस तरह के हालात में जो इस वक्त बने हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, और अब इस पर भी सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है। देखिए बिल्कुल सुमेरा, क्योंकि आपको मैं बताऊं, वैसे तो भारतीय सेनाओं के पास ऐसे एयर डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो ना सिर्फ शॉर्ट रेंज हो बल्कि लॉन्ग रेंज भी ऐसे किसी भी रिटेलिएशंस का जवाब दे सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ों के लिए पुख्ता मैकेनिज्म है हमारे पास, लेकिन फिर भी हर परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। और ये इसलिए भी होता है क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, जब शहरों के अंदर आपकी मेडिकल सर्विसेज होती हैं, आपकी दूसरी सर्विसेज होती हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, वो चलती रहें सुचारू रूप से, आपके लोगों को ये पता हो कि आखिरकार उनको ऐसी परिस्थिति में क्या करना है। अगर एकदम से ब्लैकआउट हो जाए तो उनको फिर कैसे रिएक्ट करना है, कहां पर, अगर कोई लोग बाहर हैं या फिर कहीं फैमिलीज बाहर हैं तो निश्चित तौर पर उनको कैसे रिएक्ट करना, अपने आप को कैसे सेफगार्ड करना। तो ये सारी परिस्थितियों से आपको रूबरू कराने के लिए, रियल टाइम के लिए, और ये भी कि आपको पूरा जानने के लिए कि आखिरकार अगर ऐसी सिचुएशन बने कि आपके दुश्मन के एडवर्सरी जो है वो रिटेलिएट करने के लिए आपके सिविल एरियाज में आ जाए तो निश्चित तौर पर उससे तैयार रहने के लिए आपको कहा जाता है। और इसी वजह से जिस तरीके से आनंद बता रहे थे कि हर चीज को कैमोफ्लेज करना, ब्लैकआउट के दौरान एक सुरक्षित जगहों पर जाकर छिप जाना, और ऐसे में एक और महत्वपूर्ण चीज ये कि आपके सिविल एजेंसीज के साथ साथ आपके स्टूडेंट्स को, आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हो या आपके कॉलेजेस में बच्चे हो, उनको भी पता हो कि आखिरकार जब ऐसी स्थिति आए तो उनको क्या करना, तो उन्हें क्या करना है। बहुत जरूरी और अहम हिस्सा है सिविल डिफेंस के बारे में, लोगों को जागरूकता भी हो, जानकारी भी हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अहम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। पाकिस्तान के कई मौलाना खुद वहां की फौज और वहां की सत्ता की मरम्मत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ मौलाना ऐसे हैं जिन्हें पाकिस्तान का पानी रोके जाने से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौते को खत्म करके पानी तो पाकिस्तान का बंद किया है, लेकिन गला देश में बैठे कुछ मौलानाओं का सूख रहा है, और इन्हीं में से एक नाम है जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का, जिनका कहना है कि नदियां हजारों वर्षों से बह रही हैं, इसीलिए पानी को रोकना आसान नहीं है। पानी रोकना देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि नियम प्रेम का होना चाहिए, ना कि नफरत का। यानी पहलगाम हमले में 26 मौतों के बाद भी मौलाना अरशद मदनी के मन में पाकिस्तान के प्रति प्रेम, शांति और सौहार्द वाले तराने बज रहे हैं, जिससे लोगों में गुस्सा है। पानी आज से थोड़ा ही पता नहीं कितने हजार साल से सतलज, बयास, रावी, चुनाब, जहलुम बह रहे हैं, वहां जाकर के वो दरिया सिंध बन जाते। आसान है इन दरियाओं को कहां ले जाओगे? कोई आसान काम है? मेरा कोई मुतालबा सरकार से नहीं है। प्यार और मोहब्बत की हुकूमत होनी चाहिए, नफरत की हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आज हम जानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं मुल्क के अंदर। जिस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है वो चीज़ मुल्क के लिए, खुद उनके लिए भी तबाह है। वैसे मौलाना अरशद मदनी के पाकिस्तान के लिए इस सॉफ्ट कॉर्नर को लेकर देश के मुसलमानों और दूसरे मौलानाओं में बहुत नाराजगी है। वो न सिर्फ अरशद मदनी को पाकिस्तान जाने की नसीहत दे रहे हैं, बल्कि उनकी नीयत पर भी सवाल उठा रहे हैं। मदनी के बयान पर देश के मुसलमानों के गुस्से का तापमान इस न्यूज रील में आप भी महसूस कीजिए। जो कुछ हो रहा है, सरकार जो कुछ कर रही है, ये बहुत कम है। अरशद मदनी साहब को ये क्यों समझ में नहीं आता कि जंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको करने से सामने वाले का मोरल डाउन किया जाता है, और करना चाहिए और होना चाहिए। अगर हम पानी बंद करेंगे, कौन सा जुल्म करेंगे? कौन सा जुल्म कर दिया हमने पाकिस्तान पर? पाकिस्तान हमारे 28 निहत्ते आदमियों को अगर मार देता है और हम उसका पानी भी बंद ना करें, क्यों ना करें? पाकिस्तान से हमारा रिश्ता क्या है? दूसरे ये है कि अगर अरशद मदनी साहब को पाकिस्तान के साथ इतना ही प्यार है तो फिर हिंदुस्तान में क्यों बैठे हैं? चले जाएं पाकिस्तान।
अरशद मदनी साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, उनके बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले लोग हैं, उनको कोई भी बयान बहुत सोच समझ कर देना चाहिए। आप ये बताइए, जो मुल्क हमारे खून बहा रहा है तो क्या हम उनका पानी भी ना रोकें? वो आके यहाँ पे नफरत फैलाएं, हम उनके साथ मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से पेश आएँ, ये दोनों चीज़ साथ नहीं चलेगा। अब बहुत हो चुका है, अब हमें उस आतंकवाद की जड़ को ख़त्म करना चाहिए, जड़ से। मौलाना साहब के बयान को मैं निंदनीय करता हूँ कि मतलब जो इन्होंने कहा कि पानी क्यों रोका जाए, जो है पानी जो उन्होंने हमारे 28 लोगों को आतंकवादियों ने मारा है और उसका अभी भी हमको खून खौल रहा है। अगर इस तरीके से उन्होंने बयान दिया है तो बहुत गलत किया है। प्यार तो दोनों तरफ से होना चाहिए। वो हमारे आकर हमको मारेंगे और हम उसको प्यार थोड़े दिखाएंगे, हम भी दूसरे दबा के 2-3 मारेंगे, उन्हें एक बार हम 10 मारेंगे। वैसे मौलाना अरशद मदनी को आईना दिखाने के लिए दूसरे मौलाना और मुस्लिम समाज के लोग ही आगे नहीं आए, बल्कि नेताओं ने भी उन्हें खूब सुनाया है और पूछा, जो पाकिस्तान देश के लोगों का खून बहा रहा है उसका पानी बंद करना गलत कैसे है? दुश्मन को पस्त करने के लिए क्या क्या करना है वो भारत सरकार तय करेगी, किसी के कहने से नहीं है। अगर किसी को बहुत दर्द है तो वो जाकर के जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं उनको समझा दें कि भाई इस तरह की गतिविधि मत करो, नहीं तो अभी तो पानी रोका गया है, कल तुम्हारे शरीर से ब्लड निकाल लिया जाएगा, तब तुम क्या करोगे। इस तरह का बयान देकर क्या संदेश देना चाहते हैं अरशद मदनी? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये होती है, बात ये नहीं है कि वो कितना असर करे नहीं करे, कुछ चीज़ें सांकेतिक होती हैं कि भाई हमने संकेत दिया कि आप अगर इस तरीके की हरकतों से बाज नहीं आएंगे तो जैसी स्थिति चल रही है वैसी स्थिति में कम से कम हम आपसे व्यवहार नहीं रखेंगे। ये सरकार ने फैसला लिया है, ऑल पार्टी मीट के बाद कुछ तो मैंडेट सरकार को हासिल हुआ, उस हिसाब से निर्णय लिया। तो हर चीज पर हर व्यक्ति, हम सबको भी एक परहेज भी करना चाहिए। युद्ध का समय है, वार टाइम सिचुएशन है, सभी राजनीतिक दलों को, सभी धर्म के मानने वाले लोगों को एकताबद्ध तरीके से सरकार पर विश्वास करना चाहिए और सैनिकों में आस्था रखनी चाहिए। ये बहस करने का या डिफर करने का समय नहीं। पाकिस्तान की पूरी कायनात अपनी आर्मी और शहबाज शरीफ को सलाह देने में लगी है। मौलाना टैंक जंग लड़कर और थिंक टैंक पाकिस्तान की महिलाओं की मदद से पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तानी आतंकवाद के वरिष्ठ संगठन लश्कर का एक्सरे हो गया है। एक्सरे की मदद से देखने पर मानव शरीर में 206 हड्डियां दिखती हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की सिर्फ 14 हड्डियां हैं, जिसके सिर पर हाफिज सईद है और सबसे नीचे मूसा और उसके 3 साथी। लश्कर को खत्म करने के लिए सिर्फ इन्हीं 14 हड्डियों को तोड़ना है। अगर ये टूट जाए तो लश्कर का ढांचा गिर जाएगा। इसके बाद जनरल मुनीर को भारत के खिलाफ सीधी जंग में आना पड़ेगा, जो इस आतंक प्रेमी देश के बस की बात नहीं है। दरअसल पाकिस्तान एक देश के रूप में भले ही सिस्टमैटिक रूप से ना चले, लेकिन पाकिस्तान में आतंक का सिस्टम पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है और इसको हेड करता है लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद। उसका डेप्यूटी है ज़कीउर रहमान लखवी। दोनों भारत के मोस्ट वांटेड हैं। इनके नीचे 4 आतंकी काम करते हैं, जिनके नाम हैं याहिया मुजाहिद, आजम चीमा, यूसुफ मुजम्मिल और सैफुल्लाह खालिद। याहिया मुजाहिद लश्कर का प्रवक्ता है, यानी आतंकी हमले के बाद जिम्मेदारी लेने का काम याहिया मुजाहिद को ही मिला हुआ है। इसके बाद 3 आतंकियों के नाम हैं, उमर सोफिया, अबू अनस और हाफिज तलहा। इसमें अबू अनस कश्मीर रीजन का इंचार्ज है। अबू अनस के नीचे हाजी अब्दुल अजीज अलवी है और फिर आता है पहलगाम में हमला करने वाला आतंकी हाशिम मूसा का नंबर, जिसके नीचे 3 और आतंकी हैं, जिन्होंने पहलगाम में मूसा के साथ मिलकर आतंकी हमला किया। कुल मिलाकर लश्कर के आतंकी शरीर में ये 14 हड्डियां हैं। कश्मीर में शांति के लिए उनको तोड़ना ही पड़ेगा। इन आतंकियों को ये डर भी है कि उनका नंबर कभी भी आ सकता है, इसीलिए वो आतंकी हमला करने के बाद आतंक का मेकअप उतारकर रहम की अपील करने लगते हैं। लश्कर की सबसे महत्वपूर्ण और बुजुर्ग हड्डी का नाम हाफिज सईद है। कांप सिर्फ आतंकी तलहा सईद ही नहीं रहा है, बल्कि आतंकियों की मदद करने वाले तो दरिया में कूदकर जान दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा बलों के एक्शन के कारण जम्मू कश्मीर में आतंक के मददगारों को बड़ी परेशानी हो रही है। वो जंगलों में छिप रहे हैं और छिप नहीं पा रहे हैं तो जान दे रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इम्तियाज अहमद नाम का एक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर ने जांच एजेंसी और सुरक्षा बलों से बचने के लिए एक नदी में छलांग लगा दी,
जिससे उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। 38 सेकंड के वीडियो में साफ दिखाई देता है कि इम्तियाज अहमद जंगल के पास नदी के किनारे खड़ा है और अचानक नदी की ओर दौड़कर उसमें कूद जाता है। वीडियो में वो तैरने की कोशिश करता दिखाई देता है, लेकिन नदी का तेज बहाव उसे बहा ले जाता है और वो डूब जाता है। सूत्रों के मुताबिक इम्तियाज अहमद को 3 मई को हिरासत में लिया गया था। दावा है कि पूछताछ में इम्तियाज ने आतंकियों की मदद की बात कबूल की थी। इम्तियाज ने कुलगाम के जंगलों में छिपे आतंकियों का खाना पहुंचाया था। इम्तियाज ने सुरक्षा बलों से कहा कि वो उन्हें आतंकियों के ठिकाने तक ले जाएगा। पुलिस और सेना की जॉइंट टीम इम्तियाज को अपने साथ ले जा रही थी। दावा है कि इस दौरान इम्तियाज ने भागने की कोशिश की और नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वो तैर नहीं पाया और डूब गया। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने यह साफ कर दिया है कि इम्तियाज की मौत उसकी खुद की गलती के कारण हुई है और इसमें कोई साजिश नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती इसमें साजिश का एंगल देख रही हैं। महबूबा मुफ्ती ने इम्तियाज के परिवार वालों से मुलाकात की और ये कहा कि कश्मीरियों को आतंकी का दर्जा दिया जा रहा है। वैसे तो किसी ने कश्मीरियों को आतंकी नहीं कहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि महबूबा मुफ्ती इस मौके का इस्तेमाल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही हैं। शायद इसीलिए महबूबा मुफ्ती मारे गए 26 पर्यटकों में से किसी के घर नहीं गईं, लेकिन वो आतंकियों के मददगार के घर पहुंच गईं। वैसे 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने यह आरोप लगाया था कि महबूबा मुफ्ती एक दौर में आतंकियों के घर जाती थी, उनसे मुलाकात करती थी। आतंक के मददगारों के लिए महबूबा मुफ्ती की चिंता और फारूक अब्दुल्ला का बयान सुनिए, फिर आपको इस खबर का एक्सटेंशन भी हम दिखाएंगे। कश्मीरियों ने इस बार दिखा दिया कि वो खून खराबे के साथ नहीं है, वो मुल्क के गम में पूरी तरह से शरीक है। आपको कार्रवाई कर रहे हैं, हमने 1000 बार कार्रवाई कर लीजिए आप, और उनके खिलाफ कार्रवाई कर लीजिए जिन्होंने ये दहशतगर्दी की हरकत की। मगर जो कश्मीरी जिसने अपना खून दिया, जिसने अपने कंधों पे टूरिस्ट को अस्पताल लेके गए, जिसने अपनी जान दी, तो आपने अभी इस वक्त तकरीबन सैकड़ों की तादाद में लोग पूरे कश्मीर में बंद है। अगर खुद कश्मीरी आपके पास आता है, आपके कैंप पे आता है, थाने में जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है पूछताछ के लिए कि पूछो क्या पूछना है, तो आप उसकी लाश भेज सकते हो। ऐसे कैसे? जो कश्मीरी ने एक कदम बढ़ाया आपकी तरफ, आप तो उसको धक्का दे रहे हो दोबारा। कैसे आप कश्मीर के, कैसे आप ये आपस में दूरियों को क्या ऐसे ही मिटाओगे? क्या हर कश्मीरी को आप मिलिटेंट की नजर से देखोगे? हम चाहते हैं कि जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। जिस तरह से महबूबा जी इसको दूसरे कलर में पेश करना चाहती है, फिर वही रिलीजियस कार्ड, फिर वही संपत्ति वाला कार्ड वो खेल रही है। हकीकत सच्चाई ये है कि कुछ लोग गद्दार है अभी, जो गद्दार दहशतगर्दों को रास्ता दिखाते हैं, जो गद्दार दहशतगर्दों को फैसिलिटेट करते हैं, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनका फूड एक जगह से दूसरी जगह जो उनको पहुंचाते, ऐसे गद्दार है। और उन गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, कहाँ भी रहता हो, उस गद्दार के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा, जिस तरह के बयान आज आप दे रही हैं, यहाँ से साफ दर्शाया जाता है कि जिन मासूमों की पहलगाम में निर्मम हत्या कर दी गई, उनके लिए आपके आंखों में 2 आंसू भी नहीं है। वो शायद अगर होंगे भी आंसू तो मुझे ये कहने में कोई प्रेज नहीं हो, केवल मगरमच्छ के आंसू। और आज अगर टेररिस्ट और टेररिस्टों के मदद करने वाले OGWs के लिए अगर आपके मन में दया आ रही है, तो ये बड़े दुख की बात है। 35 साल में जब ये शुरू हुआ तो किसने शुरू किया? कौन थे जो पार गए? जहाँ मैं वजीर आला होकर नहीं जा सकता था, ये जाती थी उन टेररिस्ट के घरों में, उसका जवाब दी। हम कभी टेररिज्म के साथ नहीं रहे, न रहेंगे। वैसे समय समय पर महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम रिलीज होता रहता है। पाकिस्तान के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर उनके बयानों में साफ झलकता है। 2017 में आतंकियों के खिलाफ एक्शन के दौरान महबूबा ने कहा था कि अगर दिल्ली ने कश्मीरियों से सही व्यवहार नहीं किया तो लोगों का रुझान पाकिस्तान और आतंकियों की ओर बढ़ सकता है। 2018 में महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि पाकिस्तान ने भी आतंक के खिलाफ लड़ाई में काफ़ी कुर्बानियां दी हैं।
2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद उन्होंने कहा कि अगर अनुच्छेद 370 हटाया जाता है तो जम्मू कश्मीर का भारत से संबंध खत्म हो जाएगा। 2021 से 2023 के दौरान कई बार महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की और ये कहा कि अगर भारत चीन बात कर सकते हैं तो भारत और पाकिस्तान क्यों नहीं। इस तरह की बयानबाजी को आपदा में सियासी स्कोर करने का अवसर कहा जा सकता है, लेकिन असली आपदा फिलहाल पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान को यह डर है कि भारत कभी भी उस पर हमला कर सकता है। पाकिस्तान के इस डर वाली आपदा में एक अवसर तुर्की के राष्ट्रपति तैयब अर्दोआन भी तलाश रहे हैं। वो पाकिस्तान का समर्थन कर पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का नेता बनना चाहते हैं। अब पाकिस्तान को भारतीय नेवी के प्रहार से बचाने के लिए अर्दोआन ने अपना एक वॉरशिप पाकिस्तान भेजा है। पाकिस्तान का गिरता आत्मविश्वास संभालने के लिए तुर्की का ये वॉरशिप कराची पहुंच चुका है। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की के इस वॉरशिप का नाम TCG बुयुकाडा है, जो फिलहाल कराची में है। जब तुर्की का वॉरशिप पाकिस्तान पहुंचा तो पाकिस्तानी नेवी के अधिकारियों ने इसका जोरदार स्वागत किया। खबर है कि वॉरशिप 7 मई तक पाकिस्तान में रहेगा। इस दौरान तुर्की और पाकिस्तान की नेवी जॉइंट वॉर एक्सरसाइज करेगी। ये वॉरशिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। तुर्की के इस वॉरशिप की मदद से शहबाज शरीफ खुद के मुल्क की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन शहबाज को ये पता होना चाहिए कि जंग उधार के हथियारों से नहीं जीती जा सकती। वैसे ये पहली बार नहीं है जब तुर्की ने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की हो। पहलगाम हमले के बाद तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इसके बाद 27 अप्रैल को तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को हथियार भेजने की खबर आई थी। खबर थी कि C-130 हरक्यूलिस विमानों से पाकिस्तान को हथियार भेजे गए हैं, लेकिन तुर्की ने इससे इनकार किया था। भारत के डर से अब शहबाज शरीफ ने पहलगाम हमले की जांच कराने की जब बात कही, तब भी तुर्की ने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की। तनाव के माहौल में तुर्की की खुफिया एजेंसी के प्रमुख और एयरफोर्स कमांडर ने पाकिस्तान का दौरा किया और अब अर्दोआन ने अपना एक वॉरशिप ही पाकिस्तान भेज दिया है। तुर्की के इस साथ से शहबाज को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच यही है कि अर्दोआन पाकिस्तान का नहीं बल्कि अपने सपने साथ दे रहे हैं। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन खुद को इस्लामिक दुनिया का नेता स्थापित करना चाहते हैं, ऐसा नेता जो सऊदी अरब के प्रभाव को चुनौती दे सके। अर्दोआन को लगता है कि पाकिस्तान का समर्थन उन्हें दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका देगा। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान का समर्थन कर अपना व्यापारिक हित भी देख रहा है। तुर्की पाकिस्तान को बायरक्तार TB2 और अकिंची ड्रोन समेत कई हथियार बेचता है। यानी पाकिस्तान के समर्थन के पीछे अर्दोआन का एजेंडा एकदम साफ है। उनके इस एजेंडे की हवा दुनिया के इस्लामिक देश ही निकाल रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक देश भारत के साथ हैं। ज्यादातर देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के समर्थन का ऐलान किया है। तुर्की, अजरबैजान, सीरिया और इराक ने ही पाकिस्तान का समर्थन किया। इनमें से तुर्की को छोड़कर कोई ऐसा देश नहीं है जिसका कोई खास प्रभाव हो। वहीं सऊदी अरब, UAE, कतर, ईरान और इंडोनेशिया जैसे प्रभावशाली इस्लामिक देश भारत के साथ हैं। यानी पाकिस्तान और तुर्की का मुस्लिम ब्रदरहुड वाला कार्ड ज्यादातर इस्लामिक देशों की मशीन में स्वाइप नहीं हो रहा है। वहां नो नेटवर्क का एरर आ रहा है। पाकिस्तान का गला न सिर्फ डर से सूख रहा है, बल्कि अब बिना पानी के भी उसका गला सूखने वाला है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी वाटर सप्लाई को रोकना शुरू कर दिया है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी रोकना शुरू कर दिया है। अब सिंधु की एक और सहयोगी नदी झेलम का पानी रोकने की भी तैयारी है। चिनाब का पानी रोकने के लिए बगलिहार डैम के गेट बंद किए गए हैं, जबकि अगले कुछ दिनों में झेलम का पानी भी किशनगंगा बांध पर रोकने की योजना है। भारत के इस कदम से चिनाब का बहाव 90% तक कम हुआ है। अगर झेलम के साथ भी ये हुआ तो सिंधु नदी का जल संकट पाकिस्तान को प्यासा मार देगा। हम आपको इस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आइए दिखाते हैं। चिनाब नदी का पानी जो है वो यहाँ पर कम हुआ है। आप जो बांध देख रहे हैं यहाँ तक पानी होता था, लेकिन अब क्योंकि पानी जो है वो रोका गया है चिनाब दरिया का जो पाकिस्तान की तरफ जाता था। इन सब के बीच हम ग्राउंड तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त चिनाब दरिया का हालात क्या है और किस तरीके से चिनाब दरिया इस वक्त दिख रही है। ये अब डिपेंड करता है कि कितना पीछे से पानी आ रहा है नदियों में, और अपने पनबिजली योजना के
कैपेसिटी के हिसाब से हम कितने दिन के लिए रोक सकते हैं। अगर 3-4 दिन के लिए भी रोक देते हैं तो इफेक्ट तो पड़ेगा पाकिस्तान में। जो हरकत यहाँ पे पाकिस्तान ने करी है, जिस तरीके से उसके लिए पानी चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए, केंद्र सरकार का जो भी फैसला होगा हम केंद्र सरकार के साथ हैं।